नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब राजधर्म का। राजधर्म में आज बात करेंगे हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के भीषण रेड और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद बदले मिडिल ईस्ट के समीकरण की। इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिटाने की कसम खा ली है। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब इजरायली फोर्स लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है। सैकड़ों की संख्या में इजराइल के टैंक लेबनान बॉर्डर पर जुट रहे हैं। हालात वहां पर लगातार बदलते जा रहे हैं और हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ऐलान किया था कि इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और अब नसरल्लाह के खात्मे के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज हो गई है। इजरायली ग्राउंड फोर्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करके उसे ध्वस्त करेगी। उधर इजरायली एयरफोर्स ने भी हिजबुल्लाह पर हमले अपने तेज कर दिए। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े कमांडर्स को चुन चुन कर ढेर कर रही है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भी टॉप लीडरशिप को अपनी जान का, अब वहां के जो लोग बैठे हुए हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उन्हें भी अपनी जान जाने का डर सता रहा है। इजरायली हमले के डर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को देश के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन इजराइल लगातार हमले अपने अब और तेज करता जा रहा है। हसन नसरल्लाह के बाद अब किसकी बारी है, ये सवाल हर किसी के मन में है। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह की कमान किसे सौंपी गई, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, एक एक डिटेल दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले लेबनान और इजराइल बॉर्डर की आप कुछ तस्वीरें देखिए। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हलचल अचानक से बढ़ गई है। सैकड़ों की संख्या में इजरायली टैंक बॉर्डर पर पहुंच गए और किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इजराइल ने जिस तरह से हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया था, पहले एयर स्ट्राइक में उनकी कमर तोड़ी, फिर उनकी जो इजरायली सैनिकों की टैंक है वो गजा में घुस गई, ठीक उसी तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल का ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्से में उन इलाकों में जा सकती है जहां से हिजबुल्लाह के कई आतंकी संगठन लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे थे, एक्टिव थे, और जहां पर बंकर्स बनाए गए थे। वहीं ग्राउंड फोर्स को बैकअप देने के लिए इजराइल की एयरफोर्स भी तैयार हो गई है और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह पर हवाई हमले भी एयरफोर्स करेगी। इजराइल ने अपने F-35, F-15 फाइटर प्लेन की तस्वीरें भी जारी की हैं जो नसरल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में शामिल थे। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। नसरल्लाह के ठिकानों को अब चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। नसरल्लाह तो अब मारा गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बंकर्स हैं जहां पे टॉप कमांडर्स छिपे हो सकते हैं और अब इजराइल की नजर उन्हीं टॉप कमांडर्स को खत्म करने पर है। लगातार इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक बढ़ा दी है। इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं और एयर स्ट्राइक की जा रही है। इन एयरक्राफ्ट ने, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नसरल्लाह के बंकर पर बस्टर बम बरसाए। उसकी कुछ नई तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर की हैं। ये जो आप बड़ा सा गड्ढा इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये नसरल्लाह का बंकर था और यहीं पर वो अपने टॉप कमांडर्स के साथ इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मीटिंग कर रहा था, लेकिन इजराइल ने उसे यहीं दफन कर दिया। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक किया, उस समय नसरल्लाह जमीन से 50 फीट नीचे इसी गहरे बंकर में था। इजराइल ने इस हमले के लिए 80 टन विस्फोटक यूज किया। हमले में 2000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड GBU-28 और 1000 किलोग्राम के ब्लू 109 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट होने से पहले ये बम जमीन में धंस गए और फिर इसी हमले में नसरल्लाह ढेर कर दिया गया। ये जो बंकर्स आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसे बैकअप के तौर पर बनाया गया था। इसमें पूरी तैयारी थी, हथियार इन्हीं बंकर्स में जमा किए गए थे और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ रहने का भी पूरा इंतजाम था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नसरल्लाह और उसके टॉप कमांडर्स के लिए सेफ हाउस था, लेकिन इजराइल ने इन्हीं बंकर्स पर, इन्हीं सेफ हाउस में लगातार बमबारी की, जिसके चलते कल नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया। हालांकि पहले लेबनान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 20 घंटे के बाद हालांकि लेबनान की ओर से पुष्टि कर दी गई है कि नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। नसरल्लाह की मौत के बाद उसके बेटी की तस्वीरें भी सामने आई। नसरल्लाह का बेटा जवाद नसरल्लाह उस जगह पर चिल्लाता नजर आ रहा है जहां बंकर में उसके पिता को इजराइल ने दफन कर दिया। لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
इजरायल ने नसरल्लाह के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर नाम दिया था। इजरायल के इस ऑपरेशन से ईरान को डबल झटका लग गया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ ईरान के भी एक सीनियर सैन्य अफसर की मौत हुई है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरोशान भी बेरूत में इजरायली अटैक में मारे गए। अब्बास निलफोरोशान लेबनान में कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थे और उसके अलावा हिजबुल्लाह का साउथ फ्रंट कमांडर अली कराकी, नसरल्लाह की बेटी जैनब समेत हिजबुल्लाह के कई और टॉप कमांडर्स इस हमले में ढेर हुए हैं। इजराइल ने कल मुख्य हत्यारे हसन नसरल्लाह को मार डाला। हमने उसका हिसाब कर दिया, जो सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसी नागरिकों सहित अनगिनत इजरायलियों और अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। नसरल्लाह कोई आम आतंकवादी नहीं था, वो आतंकवादी था। वो ईरान के एक्सिस ऑफ एविल का सेंट्रल इंजन था। धुरी वो और उसके लोग इजराइल को नष्ट करने की योजना के सूत्रधार थे। उसे सिर्फ ईरान ने ही सक्रिय नहीं किया, बल्कि कई बार उसने ईरान को भी सक्रिय किया। नसरल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तोड़ने के लिए इजरायली एयरफोर्स आज भी लेबनान में बम बारिश कर रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर अटैक कर दिया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली हमले में शनिवार को 33 लोगों की जान गई थी, जबकि 195 लोग घायल हो गए। लाखों लोगों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है। हिजबुल्लाह पर बरस रहे इजरायल के कहर की इन तस्वीरों को भी आप देख लीजिए, किस तरह से एक एक करके इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करता जा रहा है। इजरायल हिजबुल्लाह को संभलने का किसी भी तरह से मौका नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर एक बार हिजबुल्लाह को वक्त मिल गया तो वो दोबारा खड़ा हो सकता है। और ऐसे में इजरायली फौज चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लॉन्चर पैड, उसके हथियारों के गोदामों और कमांडर्स को तहस नहस कर रही है, ताकि हिजबुल्लाह को संभलने का किसी भी तरह का कोई मौका ना मिल पाए। इसीलिए लगातार यहाँ पर बमबारी की जा रही है, अटैक किए जा रहे हैं। या इमाम अली। पिछले 3 दिन में इजरायली फोर्स ने कैसे हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाया, अब आप वो भी देख लीजिए। 27 सितंबर को इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर बंकर बस्टर बम मारकर हसन नसरल्लाह को मारकर ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के कई और कमांडर्स भी मारे गए और उसके बाद कल इजरायल के एयर स्ट्राइक में 33 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं और अब आज भी लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इजरायल का ये कहना है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के पूरे चेन ऑफ कमांड को ही ढेर कर दिया है। इस चेन ऑफ कमांड में अब सिर्फ एक ही कमांडर जिंदा बचा है और इजरायली सेना के टारगेट में अब वही कमांडर है। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनके लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरल्लाह को मार दिया, जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं, तो लीडरशिप तो गायब हो गई। 1 सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो इसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना, चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। देखिए, हालांकि हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने नए प्रमुख का ऐलान कर दिया है। हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है, लेकिन जिस तरह से इजरायल लगातार एक्टिव है और उसने ये कसम खाई है कि हिजबुल्लाह के एक जो लास्ट कमांडर बचा है उसे भी ढेर कर दिया जाएगा और उसे किसी भी तरह से संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब नसरल्लाह का वारिस कौन है? हाशिम
सफी अल दीन आखिर ये है कौन, इसके बारे में आप जान लीजिए। नसरुल्लाह का चचेरा भाई है और शिया धर्मगुरु के तौर पर यह जाना जाता है। नसरुल्लाह की मौत से पहले संगठन के नंबर 2 में एक काबिज था, यानी कि नसरुल्लाह नंबर 1 पर और नसरुल्लाह का जो भाई है हाशिम सफी अल ये नंबर 2 की पोजीशन रखता था। 2017 में अमेरिका ने भी ग्लोबल टेररिस्ट इसको भी घोषित कर दिया। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का प्रमुख था और अब नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जो पूरी चेन ऑफ कमांड आप कह सकते हैं अब दे दी गई है किसके हाथों में, हाशिम सफी अल दीन। अब इसके हाथों में पूरी चेन सौंप दी गई है और हिजबुल्लाह ने अपना लीडर इसे घोषित कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि हाशिम सफीउद्दीन इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है, लेकिन इजरायल लगातार अटैक कर रहा है और इजरायल का अब यही टारगेट बचा है। टारगेट कौन है? हाशिम सफी अल दीन। अब इजरायल के टारगेट में हाशिम सफी अल दीन है और कोशिश यही है कि जैसे ही इसे ढेर कर दिया जाएगा इसके बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट जाएगी। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों के जानकार भी रहे हैं और उनके मामलों को देखता आया है। नसरुल्लाह की मौत के पहले उसे हिजबुल्लाह का नंबर 2 माना जाता रहा है। हाशिम हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख भी रहा है और इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है। अमेरिका ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था क्योंकि उसने इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग तभी से शुरू कर दी थी। लेकिन अब देखिए सवाल यह है कि हाशिम सफीउद्दीन कब तक हिजबुल्लाह का चीफ रहेगा, क्योंकि इजरायल एक के बाद एक उसके सभी कमांडर्स को ढेर करते जा रहा है और अब तक 12 टॉप कमांडर्स ढेर हो चुके हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर ढेर हुआ। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन काउंसिल का डिप्टी हेड नबील कौक भी अब मारा जा चुका है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन ख़त्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहाँ पसरा बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। इजरायल पर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने हमले तेज कर दिए। हुती ने यमन से इजरायल के तेल अवीव को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की। हालांकि मिसाइल तेल अवीव के एयरपोर्ट की तरफ टारगेट करके मारी गई थी। मिसाइल अटैक उस वक्त हुआ है जब कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से लौटकर इजरायल पहुंचे थे। हालांकि इजरायल के एरो डिफेंस सिस्टम ने यमन से दागी गई हुती की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके हमले को नाकाम कर दिया। जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त तेल अवीव समेत पूरे सेंट्रल इजरायल में सायरन की आवाज से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए अपने बंकर्स में जाने लगे, शेल्टर की तरफ भागते हुए नजर आए। और ये सायरन जो आप तस्वीरों में भी सुन पा रहे होंगे, ये सायरन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए ही बजाया गया था। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन बौखला गए हैं, क्योंकि इजरायल ने 1 साल के अंदर ईरान के 2 बड़े झटके दे दिए। उसके 2 बड़े प्रॉक्सी संगठनों को ठिकाने लगा दिया, उनके घुटने टिका दिए। दरअसल ईरान पिछले कई साल से इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा था। इसके तहत वो गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस, यमन में हुती और सीरिया में भी कई मिलिशिया के हथियार और पैसे से मदद करता आ रहा है। इन सभी को ईरान की बनाई गई गुड्स फोर्स मैनेज करती है और पीछे से ईरान की एलीट फोर्स IRGC उन्हें ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार की सप्लाई करती है। लेकिन इजरायल ने 1 साल के अंदर ही इसमें से हिजबुल्लाह और हमास को लगभग खत्म कर दिया है। और अब उसका अगला टारगेट कौन है, ये सिर्फ वही जानता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बात पहले ही साफ कर दी कि वो मिडिल ईस्ट को बदलने जा रहे हैं। 2 दिन पहले नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान 2 मैप दिखाते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान इराक के रूट को द कोर्स कहा जाता है और भारत से लेकर सऊदी अरब और इजरायल के रूट को द ब्लेसिंग बताया था। This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing.
It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का न्यू ऑर्डर सेट कर रहे हैं और इसी के तहत इजरायल ने नसरल्लाह को ढेर किया। लेकिन नसरल्लाह की मौत के बाद जो रिएक्शन सामने आए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। ईरान, इराक, लेबनान में जहां नसरल्लाह की मौत का मातम मनाया जा रहा है तो वहीं सीरिया में नसरल्लाह की मौत का जश्न मनाया गया। लोगों ने सड़क पर मिठाइयां बांटी। इजरायल का जश्न मनाना तो फिर भी समझ आता है, नसरल्लाह उसका दुश्मन नंबर 1 था, लेकिन सीरिया में जिस तरह से लोगों ने खुशी मनाई वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीरिया में नसरल्लाह की मौत पर क्यों खुशी मनाई गई, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले लेबनान की ये तस्वीरें आप देख लीजिए जहां नसरल्लाह की मौत के बाद लोग सदमे में आ गए हैं। ईरान से लेकर इराक तक नसरल्लाह की मौत और बेरूत पर इजरायली अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और अब देखिए उधर सीरिया में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा नसरल्लाह की मौत पर खुशी मनाता हुआ नजर आया। लोगों ने सड़क पर नसरल्लाह के मारे जाने की खुशी में मिठाइयां बांटी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीरिया में मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा नसरल्लाह को अपना दुश्मन मानता आया है। इसके पीछे की भी कई वजहें हैं। और देखिए ये तस्वीरें आप देख लीजिए और यही वजह है कि जैसे ही उसकी मौत की खबर वहां पहुंची, लोग खुशी से झूमने लगे, सड़कों पर निकल आए, खुशी के जश्न मनाते हुए नजर आए, आतिशबाजी की गई, आपस में लोगों ने मिठाइयां बांटी। अब सीरिया के लोगों की इस खुशी की वजह भी आप समझ लीजिए। ये जो लोग नसरल्लाह के मरने पर खुशी मना रहे थे, दरअसल वो सुन्नी मुसलमान हैं और ये कभी नसरल्लाह को अपना नायक माना करते थे। जब नसरल्लाह ने साल 2000 में इजरायली सेना को दक्षिण लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर किया था और साल 2006 में नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने 33 दिनों तक इजरायली सेना का डटकर सामना किया, उस दौरान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में नसरल्लाह का सम्मान बढ़ गया था, लेकिन सुन्नी मुसलमानों को इन्होंने अलग थलग कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे ये साफ हो गया कि नसरल्लाह ईरान की शह पर काम करने वाला नेता है। जब शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान के बीच अरब वर्ल्ड बटा, तब नसरल्लाह खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया। लेबनान सुन्नी बहुल देश है, लेकिन हिजबुल्लाह का प्रभाव वहां काफी ज्यादा है। साल 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या हो गई। हरीरी पश्चिम समर्थक और लोकप्रिय सुन्नी राजनेता थे। ऐसा ये कहा जाता है कि रफीक हरीरी की हत्या के पीछे हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स भी शामिल थे। और इसके बाद साल 2008 में नसरल्लाह की ताकत का एक और नजारा दिखाई दिया, जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बेरूत के सुन्नी इलाकों पर कब्जा कर लिया और एक नई सरकार के गठन के बाद ही पीछे हटे। यानी कि जो हिजबुल्लाह था वो खुलकर शियाओं के समर्थन में था, उनका हीरो था, लेकिन सुन्नियों को साइडलाइन कर दिया गया था। नसरल्लाह के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों के एक बड़े धड़े के बीच बढ़ती नफरत की चिंगारी को सीरिया के सिविल वॉर ने बड़ी आग बनाने का काम किया। सीरिया के सिविल वॉर में कई हजार सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। इल्जाम किस पर आया? हिजबुल्लाह पर आया। साल 2011 की बात है। 2011 के सीरिया गृह युद्ध में कई सुन्नी संगठनों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नसरल्लाह ने बशर अल असद की मदद करने के लिए हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों को सीरिया भेज दिया। हिजबुल्लाह ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले हजारों सुन्नी सीरियाई नागरिकों को मार दिया। सीरियाई विद्रोहियों का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह नहीं आता
तो वो अपने देश को बशर अल असद से मुक्त करा देते, लेकिन हिजबुल्लाह ने आखिरी मौके पर आकर पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। तो देखिए, जिस तरह से हिजबुल्लाह के मरने पर कहीं पर, नसरल्लाह के मरने पर कहीं पर खुशी मनाई जा रही है तो कहीं पर मातम है, और खुशी किसने मनाई वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। हालांकि जिस तरह से पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह ने खुलकर सुन्नी संगठन हमास का समर्थन किया, फिलिस्तीन के लिए इजराइल से पंगा लिया, उसे देखकर ये लग रहा था कि शायद सुन्नी मुसलमानों के दिल में नसरल्लाह के लिए जो कड़वाहट थी वो मिट गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी सुन्नी मुसलमान एक बड़ा धड़ा शिया मुसलमानों के हीरो नसरल्लाह को खलनायक मानते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जब सीरिया में दमन हुआ सुन्नी मुसलमानों का, हजारों की संख्या में उन्हें मारा गया, तो उसमें हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ था और इसीलिए हिजबुल्लाह को वो पसंद नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधर्म में अब बात होगी बिहार में आए बाढ़ से मचे हाहाकार की। बिहार में बाढ़ के चलते हालात बिगड़ गए। 13 जिलों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जहां तब आपकी आंखें जाएंगी, जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां पर सैलाब आ रहा है। नेपाल से सैलाब के अटैक ने बिहार में खतरे का अलार्म बजा दिया। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सहरसा, सुपौल, यहां पर हालात सबसे ज्यादा खतरनाक बन गए। लोग अपनी गृहस्थी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। गांव का गांव पलायन हो रहा है। ग्राउंड पर लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। रोते बिलखते लोग एक मदद की आस में वीडियो जारी कर रहे हैं ताकि शायद कहीं से उन्हें मदद मिल जाए, किसी भी तरह से उनकी जान बच जाए। कोसी नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खेत खलिहान, घर मकान, सड़क सब कुछ सैलाब की चपेट में है। दूर दूर तक पानी भरने के चलते रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। 15 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। कई बैराजों के गेट खोले जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल से पानी का प्रहार बिना रुके जारी है। सैलाबी तांडव पर अब सियासी पारा भी गर्मा गया। आरजेडी ने बिहार सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगा दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने कहा कि लोग बेहाल हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। हालात ऐसे बन गए कि कोसी बैराज पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसका असर ये हुआ कि जो निचले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, पूरे के पूरे गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए, जो 56 साल में सबसे ज्यादा है। कोसी बैराज के सारे गेट खोले गए और इसके बाद उत्तर भारत में भीषण बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। लोग अपनी जमा पूंजी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कोई घर के सामान लेकर अपना भाग रहा है तो कोई सिलेंडर और बर्तन संभालने में जुटा हुआ है। दरिया में डूबे हुए रास्तों पर रेला लगा हुआ है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोई अपने पशुओं को लेकर निकल रहा है, कोई अपने घर के जरूरी सामानों को लेकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे बिहार में 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ के चलते प्रभावित हैं। कई इलाकों में तो लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। पूरा घर मकान सब कुछ डूब गया है। खेतों में फसल तबाह हो गई है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। तबाही के मंजर की एक एक खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल का पानी बिहार के सुपौल पहुंच गया है और सुपौल में जब पानी पहुंचा है तो यहाँ की तस्वीर देखिए। यहाँ पर कई गांव जो है डूब चुके हैं और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये जितने लोग भी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने घरों को छोड़ कर आ रहे हैं क्योंकि गांव में पानी आ गया है और पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कई जलकुंभी जो है वो बहती हुई और इसी में लोग मवेशी लेके भी लौट रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा है उधर। जा नहीं पाइएगा, पानी बहुत है सर, जा नहीं पाइएगा सर। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत करंट ज़्यादा है, पानी का बहाव है, बहू। हम लोग मर रहा है। हाँ, बहुत फंसा हुआ। कई लोग सर बहुत बुरा हाल है। इससे अंदर में बहुत हो रहा है, बहुत पानी है, बहुत पानी है। लोग फंसे, बहुत लोग फंसे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे गाय माल सब फंसे हुए हैं। घर घर में पानी है, बहुत पानी है, फंसा हुआ है। ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि उधर से ये लौट रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है। क्या स्थिति है? बहुत पानी है, फुल पानी है उधर। ये गोद में लेकर देखिए ये जा रहा है बकरी को। ये देखिए जो सामान लोगों को संभव हो पा रहा है, घर का सामान लेके जा रहे हैं। हाँ, घर में सामान लेके जा रहे बांध पर। और परिवार के लोग और परिवार के लोग यहाँ पर है।
कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, यहीं पर बहुत लोग फंसे हुए हैं। हाँ, निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर रास्ता नहीं है, पानी बहुत लगा हुआ है। तो कई लोग जो निकल कर आ गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए पानी की धार आगे बढ़ती जा रही है। ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। चूंकि पानी की धार बहुत तेजी से बढ़ रही है और पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसे में लोगों के लिए जान बचाना सबसे अभी पहली जरूरत है। जो कुछ संभव हो पा रहा है, ये सामान जितना संभव हुआ ले पाए। हाँ हाँ, ले लिया सामान जो। ये देखिए महिलाएं किस तरह से बच्चों के साथ मवेशी को लेकर निकल रही हैं। वहां पर कई लोग हैं अभी फंसे। बहुत लोग हैं। लोग बता रहे हैं कि जो निकल सके, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए निकलना मुश्किल हो पा रहा है। कई लोग क्या फंस गए हैं उधर। हाँ, अभी फंसे हुए हैं, निकलने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सुपौल में तो हालात बेकाबू, इधर सहरसा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सैलाब में डूबने के बाद लोग रोते बिलखते हुए जान बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आए। बाढ़ से पीड़ित शख्स की ये फरियाद आप सुनिए। रोते बिलखते हुए युवक जिंदगी बचाने की अपील कर रहा है। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए आतुर, कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके मिर्जाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके। लोग परेशान है अपना प्राण बचाने के लिए। कृपया शासन प्रशासन से अनुरोध है कि वो किसी भी तरह का सुविधा मुहैया कराए और यहाँ के लोगों को बाहर निकाला जाए। तटबंध से बाहर निकाल करके कम से कम जान बचाया जा सके। लोग घर छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? चारों तरफ पानी ही पानी है। देख रहे हैं कि कोई झोले में कुछ ले रखा है, कोई चप्पल ले रखा है, कोई अनाज कुछ साथ में ले रखा है। चूंकि आगे कहाँ जाना है अभी किसी को पता नहीं। अभी राहत शिविरों की स्थापना हुई नहीं है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हो नहीं सकी हैं क्योंकि बहुत बड़े इलाके प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में बहुत जल्दी लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा, और कई लोगों ने जिन्होंने थोड़ी देर कर दी ये सोचने समझने में, वो अब फंस गए हैं। लोग बता रहे हैं कि उनके लिए निकलना मुश्किल है। जब तक एनडीआरएफ की टीम वहाँ नहीं पहुँचती है तब तक वहाँ से निकलना मुश्किल है। और यही कारण है कि जो लोग निकल गए हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वो बांध की तरफ चल जाएं। और इसीलिए आप देखिए उस सिरे की तस्वीर एक बार दिखाइए कि वहाँ जहाँ बांध का कुछ सिरा है वहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ यहीं की नहीं है, बल्कि ऐसे पूरे रास्ते पर आप जहाँ भी जाएंगे इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। और ये एक तस्वीर देखिए, शायद गाय को बचाने के लिए गए हैं सब। गाय को बचाने गया है। एक गाय जो बह गई थी, बचाने के लिए कई लड़के जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़के हैं जो चले गए हैं इस तेज धार में। इनके लिए भी खतरा है। हाँ, खतरा है, बहुत खतरा है। ये देखिए गाय दिखाइए, ये गाय बहकर बहुत दूर चली गई। पानी में चूंकि करंट बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बार ऐसा हो रहा होगा कि मवेशी जो है वो बह जा रहे होंगे। हाँ, बहुत जा रहा है। अब देखिए वो गाय जो है दिख रही है हमें, चूंकि करंट इधर ज़्यादा है इसलिए बहती हुई वहाँ तक चली गई। अब गांव के जो लड़के हैं वो मवेशी को बचाने के लिए गए हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में उनके लिए भी खतरा है। ये तो उन लड़कों के लिए भी खतरा है जो बचाने गए। जी सर, उसके लिए भी खतरा है, उसके लिए भी खतरा जो गाँव बचाने के लिए गया है। खतरा खेल रहे हैं लोग, क्या करेंगे? गाय माल को बचाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? अपना जान बचाना मुश्किल हो गया है लोग को। इतना बाढ़ का पानी इधर ठेला है कि एकदम लोग परेशान है। ऊंचे स्थान पे पहले ऐसा पानी कब आया था आपके यहाँ? इससे पहले अभी तक तो मेरे ख्याल में नहीं आए हैं, जब से मेरा उम्र हुआ है पहली बार इतना पानी का कोहराम फैला हुआ है। ये कहा गया है कि 58 साल पहले इतना पानी कोसी बराज से छूटा है। 1968 के पहले इस तरह की तस्वीर थी, पहली बार टूटी हुई है। तो आप लोग को अंदेशा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है? अनुमान हम लोग को थोड़ा पहले से था, लेकिन एकाएक पानी इतना आ गया कि हम लोग को जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है अभी। अब देखिए लोग, हर किसी के हाथ में एक डंडा है, और वजह यही कि पानी की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, करंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे में बहने का खतरा है। और वहाँ पोल के पास देखिए पानी की रफ्तार आप देखिए, करंट बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर से जो बच्चे हैं उनको लेकर निकलना यहाँ से काफ़ी खतरे से भरा हुआ है।
तो बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जिसमें बाढ़ को लेकर हालात गंभीर बन गए हैं। सहरसा में चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से काम करना भी शुरू कर दिया है। वृद्धि होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी के आसपास बने हुए घरों के लोगों से आग्रह है कि वह बांध के बाहर बने हुए बाढ़ आश्रय स्थल या शरण स्थल में जाकर के आश्रय ले लें। लोगों से आग्रह है जो भी बांध के नजदीक या तटबंध के अंदर बसे हुए लोग हैं उनसे आग्रह है कि बांध के बाहर बने हुए आश्रय स्थल में जाकर के शरण ले लें। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। जो लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं उनकी वजह से आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति हो गई है। यहाँ एक ट्रैक्टर पर नाव ले जाया जा रहा है और इस पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ बाढ़ पीड़ित हैं। अपने सामान लेकर लोग यहाँ से किसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। गांव चूँकि डूब चुका है, वहाँ से किसी तरह लोग निकले और उसके बाद बांध पर उन्होंने शरण ली है। और ये जो बांध है ये आगे सुपौल शहर की तरफ जाती है। ये सड़क करीब 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है, लेकिन इस पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ जो है बाढ़ पीड़ित आपको नज़र आएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है और लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से आप तस्वीर देखिए, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, जान जोखिम में लेकर लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, चूँकि लोगों के घरों में पानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, उसके बाद लोग बाहर निकले, कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये लोग अपने गांव से निकल के आ रहे हैं। हाँ, गांव से निकल रहे हैं। बहुत पानी है, आपका घर पूरा बहुत पानी है। चूँकि पानी धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, मवेशी को भी साथ लाना था, तो ऐसे में मवेशी को लेकर लोग बांध पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है। इसी में जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं वो फंसे हुए भी हैं, बाढ़ पीड़ित भी हैं और लोगों को इंतज़ार इस बात का कि यदि ये पानी कम हो सकता है तो वो यहाँ से फिर वापस जा सकेंगे। लेकिन अभी तो पानी की रफ्तार बढ़ते जा रही है। पानी का रफ्तार बढ़ते जाते हैं। हाँ, पानी का रफ्तार बढ़ते हैं। तो का पूरा परिवार आ गया? नहीं आया है, कुछ लोग फंसे हुए हैं। अब साफ फंसे हुए हैं। 2-1 आदमी आए हैं। तो क्यों नहीं निकल पाए? साधने नहीं आए निकालने का। प्रशासन तो अलर्ट कर रही थी पहले से तो लोग को तो कहता था जैसे पानी आएगा जाएगा। ये देखिए छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा है। कितने दिन का बच्चा है ये? 1 महीना का। तो ये वहाँ से लेकर आप भागी उसको, कब आई? रात में। कई लोग जो इंतजार कर रहे थे, अब देखिए यहाँ ट्रैफिक जैम की क्या स्थिति हो गई है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई बांध की सड़क, आम दिनों में बहुत कम गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन अभी ऐसी तस्वीर की ट्रैफिक जैम। और वजह ये कि सारे बाढ़ पीड़ित जो गांव के लोग हैं वो निकल कर सड़क पे आ रहे हैं। गांव के लोग सड़क पे आए, ट्रैफिक जैम हो गया। क्या स्थिति है गांव में? बहुत गंभीर स्थिति है सर। बता रहे हैं कि बच्चे कुछ फंसे हुए हैं। बहुत सर, बहुत सर। 1000-2000 बच्चे, 1000 से ऊपर फंसा हुआ अंदर में। वहीं बिहार के गोपालगंज में भी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है। बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल भी डूब गए। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में हैं। बाढ़ का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। बाढ़ को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में उतरी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर अटैक किया। रोहिणी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। इमाम जैसा आप लोग बोल रहे हैं, बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है। वहाँ पे आम जनता की क्या जिंदगी है, देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ का आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। कुंभकर्णी सरकार है, सोई हुई है। जब निद्रा से उठेंगी तब ना, कब निद्रा से कब उठेंगी? इलेक्शन के टाइम में उठेंगे लोग, तो उस समय क्या फायदा?
भैया अपना काम करिए ना, काम करिए तब वोट मांगने जाइएगा। जैसे अभी सोए हुए हैं आपदा में, वैसे ही सोए रहिए आप लोग कंबल तान करके। अभी हम क्या बोले, अभी लोग सोए हुए हैं तो वैसे ही वोट के टाइम में भी सोए रहे। जब जनता का आप सेवा कीजिएगा नहीं, अब मेवा खाने के लिए पहुंच जाइएगा, जाइए उतरिए बाढ़ में जाकर के मदद कीजिए सबको। पूरे उत्तर बिहार में एक बार फिर सैलाब का सितम देखने के लिए मिल सकता है। नेपाल में हुई बारिश से गंडक नदी में भी उफान है। नेपाल के देवघाट से 6,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से भी पानी डिस्चार्ज कर दिया गया है। लिहाजा दियारा के निचले इलाकों में नदी का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन आपदा की हर स्थिति से निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये जरूर लग रहा है कि सारे इंतजाम नाकाफी हैं।